वन वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं, काफ़ी दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो लॉन्ग टाइम से मैं नहीं ला पाया। इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। एक और बात दोस्तों, मैं पिछले 2 दिनों से मेहनत करके एक वीडियो, यही वाली जो अभी मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की, कंप्लीट मैंने लगभग 100 मिनट्स की बना रखी थी। लेकिन आज एडिटिंग के समय पर पता चला कि उसमें साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है। काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि 2 दिनों की मेहनत लगी थी उसमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि मुझे भी आते हैं। कई क्वेश्चन में काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ती है, यानी कि खोजबीन करना पड़ता है, सही उत्तर क्या है। कभी कब आप देखे होंगे कि घटना चक्र की बुक में स्टार मार्क लग के आ जाता है, वो भी वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि कई पुस्तकों में, कई वेबसाइट्स पे उसका आंसर कुछ और रहता है। करंट के क्वेश्चन में खोजना पड़ता है। कई सारे टर्म्स ऐसे हैं, शब्द हैं जो नहीं समझ में आए तो खोजने पड़ते हैं। इसीलिए एक 1 घंटे की वीडियो बनाने में भी जनरली मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन जब तक मैं खुद नहीं समझ जाऊँ तब तक मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ। और इसमें मुझे 1 घंटे की वीडियो बनाने में आप लगा लो कि 3 गुना समय लगना फिक्स है, या उससे अधिक भी लग सकता है। यानी 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करनी हो तो 3 से 4 घंटे की मेहनत उसमें प्रॉपर लग जाती है, एडिटिंग छोड़ के केवल रिकॉर्ड करने का। अब सोचो आप, 100 मिनट की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की और उसमें पता चला साउंड नहीं आया, बहुत बुरा लगा। लेकिन चूंकि आप लोगों को वीडियो देना है तो मैं फिर से सेम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जबकि इसकी पीडीएफ पहले से कंप्लीट पड़ी हुई है। मैं आपको दिखा भी सकता हूं, लेकिन अभी मैं स्टार्ट करता हूं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं, तो हमेशा की तरह मैं फिर से बोलूँगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सभी के सपोर्ट से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं वीडियोज़ ला सकूँ। और आज मैं फिर से सेम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप कि काफ़ी जल्द मैं, चूँकि अब मैं पार्ट वाइज़ नहीं करना चाहता, जैसे मैंने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ली, तो मैं चाहता हूँ, जैसे आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का देखा होगा, मैंने 2 ढाई घंटे में एक ही कंप्लीट वीडियो अपना बना लिया, या जो भी 3 घंटे हो या 4 घंटे जितने की भी बनी हो। वैसे ही मैं ये भी चाहता हूँ कि अब पर्यावरण बनाऊँ या जो भी बनाऊँ, आप जो भी टॉपिक कमेंट करेंगे मैं कोशिश करूँगा उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके और उनको पहले बनाया जाए, लेकिन एक ही वीडियो में कंप्लीट मैं करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पे मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, आप मुझे टेलीग्राम के पे मैसेज भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हैं, वहाँ भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बिना किसी देरी के। आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पर्यावरण और परिस्थिति के क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर दिए थे। मैं लास्ट तक आपको दिखा, लास्ट के कुछ पेजेज पीडीएफ के जो कंप्लीट सॉल्व किए गए हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया था। कोई बात नहीं, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ इसी मोटिवेशन के साथ कि आप सभी जरूर हमारे चैनल का साथ देंगे और मेरे साथ बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी नहीं सब्सक्राइब किया है, सभी लोग कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले प्रश्न। बिल्कुल फ्रेश मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है इस वीडियो का, पर्यावरण किससे बना होता है या फिर किससे बनता है। देखिए, जनरली अगर आपसे पूछा जाए कभी पर्यावरण के कितने घटक होते हैं या वो किनसे मिलकर बना होता है, तो इसमें 2 घटक होते हैं मुख्य तौर पर। एक तो जिनको हम जैव घटक कहते हैं, और दूसरा जिनको हम अजैव घटक कहते हैं। अजैव जिसमें आपके नदी, पहाड़, मिट्टी, ये सभी आ जाएँगे। जैव में आपके प्राणी जगत के सभी प्राणी जैव घटक कहलाते हैं। तो जैव और अजैव घटक के मिलने से पर्यावरण बनता है। अब इसमें अगर आप आंसर देखोगे तो जैव और अजैव यानी कि ए और सी आपको किसी एक ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन डी हम चूज कर लेते हैं। हालांकि भू आकृतिक घटकों को अजैव घटक में ही माना जाता है, लेकिन ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर ए बी सी तीनों को सही माना गया है। आप देखिएगा, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। 3 प्रमुख संगठक हैं पर्यावरण की, यानी कि 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो अजैविक संघटक या भौतिक, जिसको हम अजैव संघटक या अजैव घटक बोलते हैं, जिसमें स्थल है, वायु है, जल है, मिट्टी भी है। जैविक संघटक जिसमें पादप
यानी पौधे, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्मजीव इत्यादि हैं। और ऊर्जा संघटक यानी जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब यानी ऊर्जा देने वाले। तो ऊर्जा जिनसे प्राप्त होती है, ऊर्जा का स्रोत भी रहना आवश्यक है एक पर्यावरण में, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत नहीं रहा तो फिर जीव नहीं रह पाएंगे, और जीव नहीं तो निर्जीव किस काम के। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही उत्तर था। अगला सवाल है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आवास, निच यानी कि निकेत, पारितंत्र और बायोम, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं दोस्तों, कोई जीव जहाँ रहता है उसको उसका हम आवास कहते हैं, यानी हैबिटेट। जैसे मान लो अगर मैं मछली का आवास पूछूं तो आप बोलेंगे कि मछली रहती है पानी में, यानी पानी क्या हो गया, मछली का आवास हो गया। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र हो गया एक तरह से ग्रुप जिसमें कई सारे जीव रहते हैं, पौधे रहते हैं, जैव अजैव घटक दोनों शामिल होते हैं। ये पर्यावरण का एक छोटा हिस्सा हुआ, आप समझिए, जैसे पारिस्थितिक तंत्र होता है वही पारितंत्र है। ठीक है। और बाकी बचा आपका बायोम। बायोम एक प्रदेश ही हो गया, जैसे टुंड्रा प्रदेश आपने नाम सुना होगा। तो टुंड्रा प्रदेश जो हुआ वो एक बायोम हो गया, रेगिस्तान एक बायोम हो गया। निकेत या निस यानी कि उसका काम। निस का मतलब उसका काम क्या है? जैसे शेर का काम है शिकार करना, तो शिकार उसका निस हो गया, यानी कि निकेत हो गया। तो यहाँ सही आंसर इस हिसाब से आप देखिएगा तो ऑप्शन ए होगा, यानी कि आवास। किसी प्रजाति विशेष के पौधे हो या फिर जीव या कोई भी जीवधारी हो, उसके रहने की जो सटीक यानी एक्चुअल लोकेशन होती है उसको हम हैबिटेट यानी कि आवास कहते हैं उस जीव का। अगला सवाल है, आपने देखा भी होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनके उनका जो मकान होता है, जो सरकारी आवास होता है, उसके बाहर लिखा रहता है जिला पदाधिकारी का आवास, या आवास जिला पदाधिकारी ऐसे। या फिर जो एसपी होते हैं उनके भी घर के सामने लगा होता है, एडवोकेट के घर के सामने लोग अपना नेम प्लेट आवास फलाना ऐसे लिखा के रखते हैं। तो आवास का मतलब एक्चुअल स्थान जहां पर वह रहता है। अगला सवाल है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन है ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं। देखिए वोर लास्ट में लगा है, इसका मतलब कि वह खाने वाला है। क्या खाने वाला है? कार्निवोर। कार्निवोर को हिंदी में हम मांसाहारी बोलते हैं, हालांकि ये इंग्लिश शब्द लिखे गए हैं, हिंदी लिखना चाहिए था। तो मांसाहारी हम बोलते हैं किनको? कार्निवोर को। और यहाँ मांस खाने वाले के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन बी है ओमनिवोर। इसको हम बोलते हैं सर्वाहारी। ओमनी का मतलब सभी कुछ, जैसे ओमनी प्रेजेंट यानी कि जो सभी जगह स्थित है भगवान, या ओमनीवोर ही हो गया यानी कि सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है, मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। हर्बीवोर यानी कि जो केवल हर्ब्स खाते हैं, यानी कि जो केवल साग खाते हैं, शाकाहारी इनको हम बोलेंगे। यानी पेड़ पौधों से जो प्राप्त होने वाले भोजन है उन्हीं को जो उन्हीं का सेवन करता है वो हर्बीवोर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वे जानवर जो मुख्य रूप से मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी कहलाएंगे, कार्निवोर। जैसे शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता, ध्रुवीय भालू इत्यादि। शाकाहारी हर्बीवोर, सर्वाहारी ओमनिवोर। फ्रूगीवोर हो गया फलाहारी, बीजाहारी यानी ग्रैनीवोर जो केवल बीज को ग्रहण करते हैं। सरे कार्बनिक पदार्थों को खाने वाले डेट्रीवोर। और सेंगुइवोर कहलाते हैं कौन? जो ब्लड को चूसते हैं, यानी कि केवल रक्त पे निर्भर रहते हैं। अगला सवाल है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन कितना होना चाहिए? देखिए दोस्तों, किसी भी राज्य, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में जो नियम लागू किया गया है वो यही है कि चाहे भारत की बात कर लो या भारत का कोई राज्य हो, जैसे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, तो कम से कम उसके कुल क्षेत्रफल का, कुल जो स्थलीय क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का 33% हिस्सों पर वन होना चाहिए। तो वन का जो आवरण है वो 33% हिस्से पर होना चाहिए। आप एक तिहाई लगभग कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आप देखिएगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट के दृष्टिगत भारत के कुल भूमि के कम से कम 33% भूमि पहाड़ी क्षेत्रों में डबल हो जाता है, 66.67% पर वन आवश्यक है जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे।
देखिएगा दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन का आवरण है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25.17% है। तो ये वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों मिलाकर है, ध्यान दीजिएगा, दोनों मिला के 8,27,356 है, यानी कि लगभग 25.17%। इसमें वनावरण भी है और वृक्षावरण भी है। वन में ध्यान दीजिएगा, वृक्षावरण अलग से भी कई बार दिखाया जाता है। तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाइएगा तो ये 8 लाख से ऊपर चला जाता है, लेकिन केवल अगर वनावरण की बात कीजिएगा, यानी वन कितने क्षेत्रफल पर फैला है, तो यह 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.76% है। यानी समझिए कि पूरा भारत भी इसको लागू नहीं कर पाया है अभी। अलग अलग स्टेट की बात छोड़ो, हालांकि कई सारे स्टेट हैं जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं, 84-84% तक। मणिपुर, मिजोरम, ये सब आप देखिएगा, काफी अधिक इनका परसेंटेज है और ये अच्छी चीज है। अगला सवाल, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? ऑक्सीजन सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे अधिक नहीं, वृहद का मतलब बड़ा स्रोत, जहां से अधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन है जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, यहाँ तो मिलता ही है। समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, देखिए पौधे समुद्री हो या जंगली हो उससे मतलब नहीं है। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं निश्चित तौर पर। तो ऑप्शन बी भी सही है, घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। मैंने बोला पौधे चाहे कोई भी हो, अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो ऑक्सीजन मिलेगा। इस हिसाब से उपयुक्त में से सभी सही उत्तर है, ए बी सी तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी। पृथ्वी की अन्योन्य आश्रित भौतिक प्रणालियों के मुख्य घटकों में से एक वातावरण है। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसों से बना है। यानी जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन की मात्रा है, 21% ऑक्सीजन की और 1% में बाकी सारी गैसें हैं। ऑक्सीजन के वृहद और उच्च स्रोतों में जंगल के पौधे के प्रकाश संश्लेषण, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण और समुद्री घास के मैदानों में पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रमुख हैं। अगला सवाल जो है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। मिलेनियम विकास लक्ष्य, इसमें किसे शामिल नहीं किया गया था? आपने एसडीजी का नाम जरूर सुना होगा। एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य, इसका नाम जरूर सुना होगा। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार बीपीएससी तो खास करके पूछती ही है। और अगर आपने मेरा इकोनॉमिक्स, जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स की बुक आती है, घटना चक्र पूर्वावलोकन की, उसकी वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने सतत विकास लक्ष्य का चैप्टर अलग से पढ़ाया है, जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य तो अभी कुछ साल पहले आया है और इसका टारगेट है 2030 तक इसके टारगेट को पूरा करना है, जिसमें कुल 17 लक्ष्य रखे गए हैं देशों के लिए, जो भी इसके हिस्से पार्टनर्स हैं। और ऐसे ही मिलेनियम विकास लक्ष्य बहुत पहले लाया गया था, सतत विकास लक्ष्य से पहले। ये वर्ष 2000 में लाया गया था, देखिए 2000 में लाया गया था और 2015 तक इसके टारगेट्स को पूरा करना था। फिर 2016 में क्या लाया गया? एसडीजी गोल्स, जिसको मैंने बताया कि 2030 तक इनको कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही 2000 में जो लाया गया था उसको मिलेनियम विकास लक्ष्य नाम दिया गया और उसमें कुल 8 टारगेट बनाए गए थे, यानी 8 लक्ष्य दिए गए थे, जिसमें निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना ये शामिल था ही। सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति ये भी शामिल था। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना ये भी शामिल था। 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर, देखिए आर्थिक वृद्धि दर के बारे में कोई बात नहीं थी, चाहे वो 2 अंकों की हो या 1 अंकों की। 2 अंकों का मतलब कि कम से कम 10% वृद्धि हो, आर्थिक वृद्धि, या 10% से अधिक हो जाए 2 अंकों में, 10 से लेकर 99 तक। ये टारगेट में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ये लक्ष्य नहीं रखा गया था। आप देखिएगा संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन 189 सदस्य देशों द्वारा सितंबर 2000 में हस्ताक्षरित सहस्त्राब्दी
घोषणा यानी कि मिलेनियम डिक्लेरेशन के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने 8 सहस्त्राब्दी यानी कि मिलेनियम विकास लक्ष्यों की घोषणा की, जिनकी प्राप्ति सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 तक करनी थी। 8 लक्ष्यों में कौन-कौन से शामिल थे? पहला है गहन गरीबी एवं भूख का उन्मूलन सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, दूसरा है तीसरा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, एचआईवी, एड्स, मलेरिया और अन्य प्रमुख रोगों की रोकथाम, पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना और आखिरी था विकास हेतु वैकल्पिक साझेदारी का विकास करना। अब इसी तरह से वर्ष 2016 में 2015 की समाप्ति पर 2016 से 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी निर्धारित किया है। सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7 71वीं बीपीएससी का है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल 2025 में पूछा गया। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती हैं? सुभेद, लुप्तप्राय, दुर्लभ या विलुप्त। देखिए दुर्लभ बोलते हैं रेयर को, यानी जो रेयर स्थानों पर पाई जाती हैं, संख्या काफी कम होती है। दुर्लभ का इसमें किनको रखा जाता है, किन प्रजातियों को? ऐसे जीवों की प्रजातियां जिनकी संख्या जो है वो काफी कम है, काफी कम है अभी तक, लेकिन खत्म नहीं हुई है। कम है लेकिन खत्म नहीं हुई है और इनके लिए उपयुक्त जो स्थान है वहां पर ये जीवित हैं अभी। विलुप्त का मतलब जिनकी संख्या बिल्कुल जीरो हो चुकी है, संख्या जीरो हो चुकी है, इनका जो प्रजाति है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लुप्तप्राय को संकटग्रस्त भी कहा जाता है, संकटग्रस्त, और इनको जनरली रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है। रेड लिस्ट में शामिल करने का मतलब क्या है? लुप्तप्राय बोला जाता है जो खत्म होने वाली है, जो खत्म होने के कगार पर है, यानी कि इनकी संख्या जो है ये काफी तेजी से घट रही है, काफी तेजी से घट रही है, तो उनको हम बोलते हैं लुप्तप्राय। तो यहाँ पर विलुप्त होने के खतरे में जो पड़ चुकी हैं, यानी जो विलुप्त होने वाली हैं, मैंने बोला खत्म होने के कगार पर है तो उनको हम बोलेंगे लुप्तप्राय। विलुप्त तो जो खत्म हो चुका, और दुर्लभ जो खत्म नहीं हुआ है लेकिन उनकी संख्या सीमित है, इसलिए इनको भी संरक्षण दिया जाता है, लुप्तप्राय को तो संरक्षण दिया ही जाता है। तो ऑप्शन सी इस हिसाब से सही उत्तर हुआ। आप यहाँ पर देखिएगा, जिन प्रजातियों के सामने विलुप्त हो जाने का स्पष्ट खतरा होता है, जिनकी संख्या और आवास इतनी कम हो चुकी है कि वे भविष्य में कभी भी लुप्त हो सकते हैं, उनको संकटग्रस्त या लुप्तप्राय या इंडेंजर्ड बोलते हैं। अब ये देखिए सुभेद यानी कि वल्नरेबल, ऐसी प्रजातियां जिनमें खतरा तो है लेकिन वो लुप्तप्राय जितना तात्कालिक या तीव्र नहीं माना जाता, यानी कि उनको खतरा है, संख्या कम हो सकती है लेकिन अभी लुप्तप्राय जितना खतरा नहीं है, तो उनको सुभेद बोला जाता है। दुर्लभ यानी कि रेयर, जिनकी संख्या कम है पर वे अभी सीधे-सीधे विलुप्त के कगार पर नहीं मानी जाती। विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट, वे प्रजातियां जिनका कोई भी जीवित सदस्य प्राकृतिक आवास में अब नहीं देखा जाता है, जैसे डायनासोर, इनकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। ठीक है? दुर्लभ और लुप्तप्राय ये सभी चीजें मैंने बता दी, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? आपने इनका नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। सुंदरलाल बहुगुणा एक आंदोलन था जिसमें जब पेड़ों को काटा जा रहा था दोस्तों, तो लोग पेड़ों से चिपक गए और काटने वाले को बोले, ठेकेदारों को, कि पहले तुम हमें काटो उसके बाद ही पेड़ को काट सकते हो। और ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंत अंत तक पेड़ों की कटाई रोकनी पड़ी। तो इस आंदोलन को बोला गया, लोग पेड़ों से चिपक गए, गले लगा लिए पेड़ों को, तो इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया। और इसके एक प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, इसीलिए इनका संबंध चिपको आंदोलन से है और ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और वृक्ष मानव पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन एवं वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहे। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुगुणा जी ने के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की थी, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। विगत वर्षों में ये टिहरी बांध से आशंकित पारिस्थितिकी विनाश के दृष्टिगत टिहरी बांध निर्माण का विरोध करते रहे कि टिहरी बांध का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, उससे पर्यावरण को नुकसान है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है जल्दी।
अगला सवाल फिर से चिपको आंदोलन के बारे में है। चिपको आंदोलन किसके लिए था? छुआछूत रोकने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए? तो ये तो आप लगा लेंगे, वृक्षों को बचाने के लिए था। देखिए, भाले कुल्हारे चमकेंगे पर हम पेड़ों से चिपकेंगे। पेड़ों पर हथियार उठेंगे, हम भी उनके साथ कटेंगे। ये नारे थे दोस्तों चिपको आंदोलन के, और इसी नारे के साथ 1970 के दशक में पेड़ों को बचाने के लिए चमोली की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर अहिंसक चिपको आंदोलन शुरू किया। बाकी चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा इत्यादि जो पर्यावरणविद थे, इन्होंने भी चिपको आंदोलन को विश्व में पहचान दिलाई और काफी इसका प्रचार प्रसार भी हुआ, वो में जागरूकता फैलाई गई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से, मृदा से, पर्णहरित से या प्रकाश से? देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सहायता करता है। वायुमंडल से ये गैसें जैसे कि ऑक्सीजन या CO2 जिसकी भी आवश्यकता हो, वायुमंडल से लेते हैं। लेकिन पोषक तत्व की बात की जाए तो मुख्य रूप से पोषक तत्व जैसे आप समझ लो। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि आपके पास एक खेत है, मान लो फसल है गेहूं की या किसी भी चीज की। अब मान लो आपको पता चला कि जिंक की कमी हो गई, तो जिंक आप गेहूं को कैसे दोगे? वायुमंडल में डाल दोगे, या क्लोरोफिल को ढूंढोगे, या प्रकाश को ढूंढोगे, या मिट्टी में डालोगे? आप बोलेंगे मिट्टी में डालते हैं हम। आपने कभी खाद दिया हो, इस्तेमाल किया हो खेतों में, तो आपको जरूर पता होगा कि हम मिट्टी में ही खाद को डालते हैं। कई बार जब मिट्टी की जुताई होती है तभी उसमें मिला दिया जाता है, और जिस प्रकार का वो खाद हो उस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार जो फसली पौधे होते हैं उनकी जड़ों में उसको दिया जाता है। तो मुख्य रूप से जो पोषक तत्व प्राप्त होता है दोस्तों, वो मिट्टी से ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आप यहाँ देख भी सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। हरे पौधे स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण यानी कि भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों द्वारा जल और कार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है, तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं, तथा इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। तो लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? मीथेन के प्रति, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, या इनमें से सभी, यानी कि एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, सबसे पहले लाइकेन क्या होता है ये समझिए। दोस्तों, लाइकेन जो होता है यह दो जीवों से बना एक समूह होता है, जिसमें कवक और साथ में कवक यानी कि फंगस आप समझ सकते हैं, और साथ में एल्गी यानी कि शैवाल, ये दोनों रहते हैं। दोनों का काम भी अलग-अलग होता है। आपको पता है कि शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, तो प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाता है, और कवक बाकी सारे मिनरल्स इकट्ठा करता है। अब होता क्या है कि इसके पास कोई रूट नहीं होता है। ये पेड़-पौधों की जड़ों में चिपके होते हैं या उनकी टहनियों पर चिपके होते हैं, और सीधे ये हवा से अपना पोषक तत्व जो भी होता है वो ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब सीधा मतलब है जहाँ हवा शुद्ध है, तो वहाँ से इनको पोषक तत्व शुद्ध-शुद्ध मिलता है, बिल्कुल साफ-सुथरा, इसलिए ये भी हेल्दी होते हैं और इनका पोषण अच्छे से होता है। लेकिन जहाँ हवा शुद्ध नहीं है, हवा में जहरीली गैसें हैं, धुआँ है, या हानिकारक गैसें हैं, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 है अगर मिला हुआ, तो इन सभी के संपर्क में आने से जो लाइकेन होता है उसका विकास काफ़ी धीमा हो जाता है, या नहीं हो पाता है, या लाइकेन दिखने को ही नहीं मिलेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जहाँ लाइकेन अधिक मात्रा में दिखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि वहाँ का जो हवा है या वायु है, वह क्या है, शुद्ध है और अच्छा है। और जहाँ का वायु अशुद्ध रहेगा या प्रदूषित रहेगा, वहाँ लाइकेन देखने को नहीं मिलता है, या बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, लाइकेन। सबसे अधिक तो सवाल यही पूछा जाता है कि लाइकेन किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। वायु प्रदूषक यानी कि जिससे वायु में प्रदूषण फैलता है, पॉल्यूशन फैलता है, और खासकर किसके प्रति? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति।
देखिएगा दोस्तों, लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। खास तौर पर वे सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि जहां लाइकेन अधिक है वहां वायुमंडल का प्रदूषण कम है या बहुत कम है, और जहां लाइकेन की उपस्थिति नहीं है इसका मतलब कि वहां वायुमंडल में प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, फिर समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल प्रवाल भित्तियां एक ही हुआ मिला करके, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ऑप्शन है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए, ये जो भी यहाँ पर चर्चाएँ की गई हैं, चाहे ज्वार नदमुख होना या फिर समुद्र तट का जुड़ा होना, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल की बात की जाए या समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ की उपस्थिति या मैंग्रोव की उपस्थिति के साथ 21 द्वीप का होना, ये सभी मन्नार की खाड़ी से मिलता-जुलता है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे उपयुक्त उत्तर माना जाएगा। बाकी सुंदरवन, इसमें मैंग्रोव की अधिकता पाई जाती है, या सुंदरबन डेल्टा की बात कीजिएगा तो ये सबसे बड़ा नदी डेल्टा है दुनिया में। देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न में जो भी विकल्प दिए गए हैं इनमें मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप कुल मिलाकर शामिल हैं। अगला सवाल आप देखिएगा, गैंगेटिक डॉल्फिन, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या-क्या कथन है ये देख लीजिए। सबसे पहला कथन है, गंगा नदी की डॉल्फिन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लुप्त प्राय क्या होता है? मैंने बताया था आपको, जो लुप्त होने की कगार पर हो। अब ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि रेड लिस्ट में उसी को शामिल किया जाता है जो लुप्त प्राय कैटेगरी में आता है, यानी कि जो विलुप्त होने के कगार पर हो। तो ऑप्शन या फिर कथन पहला तो सही हो गया। दूसरा कथन है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तो ये भी सही है। निश्चित तौर पर डॉल्फिन के बारे में आपने ये जरूर पढ़ा होगा। यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। जब दूसरा सही है कि इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है, तो तीसरा भी निश्चित तौर पर सही होगा। यह इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है। और चौथा है, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। ये भी सही है, ये आप ज़रूर याद किए होंगे कभी ना कभी। वर्ष 2009 में ही दोस्तों गैंगेटिक डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, और उसके बाद से कई बार ये प्रश्न में पूछा भी गया। अलग-अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन में ये प्रश्न देखने को मिला कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन-सा है। तो इस हिसाब से देखिएगा दोस्तों, तो चारों ही कथन सही है, तो हम ऑप्शन डी को चूज़ कर लेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में कौन-कौन से कथन सही हैं। पहला, वर्ष 2009 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। दूसरा, यह इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं पाया जाता है, और इसी के नहीं पाए जाने के कारण इसको अंधा कहा जाता है, या फिर इसे प्रभावी रूप से अंधा माना जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर इस हिसाब से सारे कथन सही हैं। अगला सवाल, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है ये बताना है। केवल भारतवर्ष की बात की गई है। पहला ऑप्शन है 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। दूसरा, 70,000 प्रजाति जीवों की एवं 50,000 प्रजाति वनस्पति की। तीसरा, 50,000 प्रजाति जीवों की और 40,000 प्रजाति वनस्पति की। और चौथा है, इनमें एक से अधिक, जो कि होगा नहीं, क्योंकि कोई एक ही नंबर सही होगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि ऐसे तो एक्यूरेट देखिएगा तो 89,000 से अधिक प्रजातियां जीवों की हैं, और 47,000 से अधिक प्रजातियां वनस्पतियों की हैं।
अब 18 देखिए 47,000 तो यहाँ मिल रहा है, ये काफ़ी दूर है और ये 47,000 के करीब है, लेकिन 89,000 के करीब ये नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए को चूज़ कर लेना चाहिए। अगर ऑप्शन ई नहीं रहता तो ऑप्शन ए को चूज़ कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे में ऑप्शन ई को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट नहीं लिखा है। हालाँकि ये नंबर कहीं काउंट करके एक्यूरेट लिखे भी नहीं गए हैं और ये एक्यूरेट नंबर काउंट करके बताना भी काफ़ी मुश्किल है ऐसे सवालों के लिए, या किसी भी टीम के लिए या कोई भी डिपार्टमेंट हो जिसको ये काम सौंपा जाए, तो कुछ अधिक या कम होगा। तो इसीलिए जैसे 89,000 से अधिक कहना या 81,000 से अधिक, ये अगर ऑप्शन में रहता तो ज़्यादा उचित होता। हालाँकि नज़दीकी उत्तर अगर चयन करना है तो ऑप्शन ए को चूज़ किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखिएगा, भारतवर्ष में जीव-जंतुओं की लगभग 90,000 यहाँ दिया गया है, मैंने 89,000 बताया था, तो मैंने 89,000 प्लस बोला था और यहाँ पर लगभग 90,000 बताया गया है, जो कि ठीक है। वनस्पतियों की संख्या लगभग 47,000 ही है। वनस्पति की प्रजातियों की बात कीजिएगा तो, और जीव-जंतुओं की संख्या 90,000 हो गई। तो इस प्रकार आप देखिएगा, अनुमानतः 47,000 पौधों की प्रजातियों में से लगभग 15,000 जो है वो केवल फूलों की प्रजातियां हैं। ये भी अनुमानतः है। इस प्रकार निकटतम उत्तर इसमें ऑप्शन ए को मान लिया गया है। अब अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। केरल की शांत घाटी, आपने शांत घाटी, जिसको कई बार मुक घाटी भी कहा जाता है, या साइलेंट वैली का नाम ज़रूर सुना होगा। कई बार पहले तो ये ऐसे बहुत प्रश्न पूछे जाते थे रेलवे एसएससी में कि शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, पहली बात। दूसरा, यह संरक्षित है क्यों? ये आपसे पूछा गया है, क्यों इसको संरक्षित रखा गया है? इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं इसलिए, या मिट्टी खनिजों से यह भरपूर है इसलिए, या फिर कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने के लिए, या इनमें से एक से अधिक सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, आपको बता दें, कई सारी दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं जानवरों की और पौधों की, इसीलिए इसको संरक्षित रखा गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। शांत घाटी नीलगिरी के दक्षिण पश्चिम कोने में केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली में पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जैव विविधता से भरपूर है, इसीलिए इसको संरक्षित किया गया है। कुंथी पुजा, यह एक नदी का नाम है दोस्तों, और यह नदी जो है कुंथी पुजा, यह शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। यह भरतपुझा नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम या फिर गुजरात। आपको बता दूं दोस्तों, कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में इसके अलावे दो और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आप याद रख सकते हैं और जो काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। एक तो है इंद्रावती और दूसरा गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, ये दोनों इसके साथ में कांगेर घाटी, 3 जरूर याद रखिए। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में। असम में तो बहुत सारे हैं, डिब्रू साइखोवा है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरैंग है, काफी अधिक। अरुणाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं, नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क। ये बढ़ते हैं दोस्तों, अब आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इस पार्क का नाम कांगेर नदी से लिया गया है। कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वर्ष 1982 में दिया गया था। अगला सवाल, बीपीएससी टीआरई 3 का, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है किसको? ऑप्शन है केवल जंतु जात को यानी कि केवल जंतुओं को, या पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को, या केवल पादप यानी कि केवल पौधों को, या इनमें से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा नहीं है कि जंतुओं को रखा जाता है तो पौधों को कोई भी आए और काट के लेकर चला जाए, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान में चूंकि पौधे रहेंगे, जंगल रहेंगे, तभी तो जंतु भी वहां पे रखे जा सकेंगे, या जो पक्षी हैं वो रखे जा सकेंगे। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों जंतुओं के साथ-साथ पौधों को यानी कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन बी जो है
वो सही उत्तर है। राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान उन क्षेत्रों में से है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है किसी भी स्थान को। ताकि आपने पिछले प्रश्न में भी देखा, कांगेर घाटी को वर्ष 1982 में घोषित किया गया था। अब अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गुइंडी है, काफी फेमस है यह भी। भगवान महावीर, बलपक्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं है इनमें। तो यहाँ पर तीन ही है, तीन में से ही हमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। अब पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें, गुइंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, बिल्कुल है। भगवान महावीर बिहार में है, बिल्कुल नहीं है। बिहार में ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा, एकमात्र फेमस जो नेशनल पार्क है वो है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। और भगवान महावीर जो नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है, यह गोवा में है। गोवा में एक जगह है मोलेम, वहीं पर स्थित है, इसीलिए कई बार मोलेम के नाम से भी इसको जाना जाता है। बलपक्रम मेघालय में है, बिल्कुल सही है। बलपक्रम के अलावा मेघालय का एक और इम्पोर्टेंट है नोक्रेक, जो आप याद रख सकते हैं। तो नोक्रेक जो है यह भी मेघालय में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो नोक्रेक और बलपक्रम यह दोनों ही मेघालय का राष्ट्रीय उद्यान है, आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो गलत मिलाया गया था वो था भगवान महावीर, जो कि बिहार में नहीं है, ये गोवा में है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। बाकी आप देखिए, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में है और यह भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। भगवान महावीर अभयारण्य गोवा के मोलेम शहर में स्थित है। यह गोवा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। 1967 में इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य में गारो हिल्स के पास स्थित है। यह समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही नहीं मिलाया गया था। अगला सवाल जो है ये है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? यानी जो 10 कैप्टिव नस्ल है, यह एशियाई विशालकाय कछुए का एक नस्ल है और इस नस्ल के कछुओं को आपको बताना है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में छोड़ा गया है। ऑप्शन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है नता नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है पेरियार और पेंच। दोस्तों ये बात की जा रही है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान की। नतांगकी को कई बार इन टांकी भी बोला जाता है, तो ये नाम भी याद रख सकते हैं। इन टांकी या नतांगकी नेशनल पार्क यह नागालैंड में स्थित है और इसी में ये कछुए की जो प्रजाति है उसको छोड़ा गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश में है। पेरियार कहाँ पर है? केरल में। और कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2022 में 10 बंदी नस्ल के एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस, इनकी प्रजाति का नाम है, किशोरों को नतांगकी नेशनल पार्क नागालैंड के एक संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया था। विदित हो कि एशियाई विशालकाय कछुए को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची, यानी जो संकटग्रस्त या लुप्तप्राय प्रजाति होते हैं उनको लाल सूची यानी रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसके तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ध्यातव्य है कि नागालैंड वन विभाग और गैर लाभकारी टर्टल सर्वाइवल अलायंस और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया ने प्रजातियों को पुनः जंगल अधिवास के अनुकूल बनाने हेतु और जनसंख्या में सुधार के उद्देश्य से किशोर कछुओं को छोड़ा। जानवर को उनकी रिहाई से पहले नागालैंड जूलॉजिकल पार्क दीमापुर में 5 साल तक संरक्षित किया गया और उनमें प्रजनन कराया गया था। विशाल एशियाई वन कछुआ मनोरिया एमिस
मुख्य भूमि एशिया में कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसकी सीधी कवच की लंबाई अधिकतम 600 mm तक होती है और भार लगभग 37 केजी तक हो सकता है। अगला सवाल है सलीम अली, काफी फेमस सलीम अली चिड़िया अभयारण्य यानी बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों, सलीम अली जो बर्ड अभयारण्य है यह गोवा में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही। में गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी हमने पढ़ा था, तो वो भी आपको याद रखना है। सलीम अली चिड़िया या फिर पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है ये बताना है। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो चीन के नजदीक का इलाका है उसी पर दावा पेश करेगा, सीधी सी बात है। भारतीय क्षेत्र से देखिएगा इसमें तो अरुणाचल प्रदेश निकट है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित नहीं है। सुक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य जो है यह भूटान में स्थित है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भूटान की जो राजधानी है यह है थिम्पू, याद रखिएगा। सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान में स्थित है। यह अभयारण्य भूटान के पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 740.60 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल ये 71वीं बीपीएससी में पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो 2025 का क्वेश्चन है। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र आईबीए के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? ऑप्शन है यूनेस्को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए, सबसे पहले तो हालांकि ये चीज मैंने भी जब 71वीं बीपीएससी का प्री होने वाला था उससे पहले एडुटेरिया का जो करंट अफेयर आता है उसमें मैंने ये पढ़ाया था जरूर। नागी पक्षी अभयारण्य और साथ में एक और है नकटी, दोनों ही कहाँ स्थित हैं ये पढ़ाया था। कहाँ स्थित है? यह जमुई जिले में स्थित है, बिहार में। तो बिहार करंट अफेयर का ही यह स्थित है, जमुई जिला बिहार, जमुई जिले में स्थित है बिहार में। अभी लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछा गया कि कहाँ स्थित है, प्रश्न पूछा गया कि जैव विविधता क्षेत्र यानी कि आईबीए के रूप में इसको किस संगठन ने मान्यता दी। तो देखिए, आईबीए की पहचान करना या आईबीए का मान्यता देना है ये यूनेस्को का काम नहीं है। यूनेस्को जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल जो होता है इसकी सूची तैयार करते हैं और इसकी घोषणा करते हैं। बाकी जो आईबीए का क्षेत्र पहचान किया जाता है या उसकी मान्यता दी जाती है वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र आईबीएएस यानी इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरियाज, इसको आईबीए बोला जाता है शॉर्ट में। इसका विकास और साइटों की आधिकारिक पहचान बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के मार्गदर्शन में इसके पार्टनर्स द्वारा की जाती है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर स्थलों की सूची के अंतर्गत भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आप देख सकते हैं, ये भी 71वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। प्रश्न था दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड में, असम में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में। सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कान्हा के अलावे और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है ये भी आप याद रख सकते हैं। कान्हा के अलावे एक नाम मिलता-जुलता है पन्ना। कान्हा और पन्ना दोनों ही मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावे सतपुरा है, नाम से भी याद रहता है। पेंच नेशनल पार्क मैंने किसी क्वेश्चन में बताया भी था, और पेंच के अलावे एक माधव है, माधव नेशनल पार्क। बांधवगढ़ एक काफी महत्वपूर्ण, बांधवगढ़। इसके अलावे और भी कई सारे यहाँ पर हैं
जिनको आप याद रख सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख था और जो मुझे याद था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप देखिएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व एवं कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य के मांडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। अगला सवाल फिर से आप देखिएगा, करंट से रिलेटेड, हालांकि ये करंट का नहीं है, ज्योग्राफी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि किसी मैदानी इलाके में अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे ही हीट वेव माना जाता है। और दूसरा है यहाँ पर, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। इनमें से बताना है कौन से कथन सही हैं। तो ही जो कथन है उसमें उलटफेर कर दिया गया है। अगर कोई मैदानी इलाका हो तो मैदानी इलाके यानी प्लेन एरिया में अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है। 40 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान अधिक हो जाए तो वैसे में हीट वेव उसको बोला जाता है। तो ये 40 डिग्री वाला जो है या इससे अधिक का, ये जो आप समझिए कि लिमिट है, ये मैदानी इलाके के लिए है। ऐसे ही पहाड़ी इलाके में टेम्परेचर अगर 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री या इससे अधिक हो जाए तो वैसे कंडीशन में हीट वेव माना जाता है उसको। तो पहाड़ी इलाके के लिए 30 डिग्री लिमिट है, इससे अधिक होना चाहिए या इतना होना चाहिए। और ऐसे ही 40 डिग्री या उससे अधिक तापमान होने पर हीट वेव कहा जाता है मैदानी इलाके में। तो यहाँ पर उस हिसाब से दोनों ही गलत हो गए, तो हम ना पहले को चूज करेंगे और ना ही दूसरे को। आप देखिएगा, हीट वेव गर्मियों के मौसम में गर्मियों के मौसम के दौरान किसी स्थान विशेष के औसत तापमान के असामान्य रूप से अधिक हो जाने को कहा जाता है। यदि किसी मैदानी इलाके में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तथा किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण या लघु तरंग सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों, वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, जो सूर्य से निकलती हैं। आप देखिएगा, सूर्य तप के द्वारा तप्त होने के पश्चात पृथ्वी उष्मा को दीर्घ तरंग रूप यानी लॉन्ग वेव फॉर्म में अपने निकट स्थित वायुमंडलीय परतों यानी कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स की ओर संचालित कर देती है। दीर्घ तरंग विकिरण को वायुमंडलीय गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। स्पष्ट है कि पृथ्वी का वायुमंडल दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा तप्त हो जाता है। यानी कि अगर ये पृथ्वी की सतह है, और मैं एक तौर पर समझने के लिए बोल रहा हूँ, और ये पृथ्वी का वायुमंडलीय जो सीमा रेखा है चारों तरफ का वो है, और ये सूर्य है। तो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो पृथ्वी से जब टकराती हैं तो इसका कुछ हिस्सा पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और बाकी हिस्सा पृथ्वी द्वारा रिटर्न किया जाता है, यानी कि परावर्तित कर दिया जाता है। जो परावर्तित होती है किरणें वो वायुमंडल में फैल जाती हैं और वायुमंडल में जो बाकी की ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई और गैस है, उनके द्वारा अवशोषित हो जाता है और उसी के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी बनी रहती है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस हैं ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सीएफसी, मीथेन या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, ओजोन, सीएफसी ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसीलिए उपयुक्त में एक से अधिक यानी कि ऑप्शन ई को हम चूज करेंगे। ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं दोस्तों? ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करने लगता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का प्रपोषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों को अवशोषित करती हैं उनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, जैसे अभी मैंने बताया कि मान लो ये पृथ्वी की अगर सतह है तो इसके द्वारा जो विकिरण छोड़ा जाता है, जो लौटाया जाता है वापस, इनको जो अवशोषित कर लेती हैं गैसें, उनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और उनके कारण, उनकी अगर अधिकता होने लगे तो उसके कारण पृथ्वी पर ऊष्मा यानी कि टेम्परेचर पृथ्वी पर बढ़ने लगता है, अधिक होने लगता है, और पृथ्वी पर ऐसे टेम्परेचर का बढ़ना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है।
और जिन गैसों के कारण यह होता है उनको ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें आपको यहाँ बताई गई हैं। CO2 हो गया, मीथेन जिसको CH4 कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ओजोन। तो इस प्रकार ऑप्शन ई यहाँ पर सही माना जाना चाहिए। अगला सवाल आप देखिएगा, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है ही, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है ही, मीथेन है ही। तो यहाँ पर उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक मान लेते हैं, क्योंकि जो भी ग्रीन हाउस गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हुआ पृथ्वी पर टेम्परेचर का बढ़ना, यानी आवश्यकता से अधिक बढ़ जाना, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल है आपके पास, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कौन होता है, यानी किसको ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं? मैंने बताया ही था आपको, पृथ्वी द्वारा जो गर्मी छोड़ी जाती है उसको अवशोषित करने वाली गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, और इनके कारण पृथ्वी पर गर्मी और बढ़ रही है। और पृथ्वी पर गर्मी का बढ़ना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट आप ऐसे समझ लो कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा जो विकिरण को अवशोषित किया जाता है, यानी पृथ्वी द्वारा जो गर्मी छोड़ी जाती है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग हम बोलते हैं पृथ्वी की गर्मी के बढ़ने को। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक, यानी किनको किनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था ही, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड सभी थे। इसलिए ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो जाएगा निश्चित तौर पर। अगला सवाल अब आपके सामने है। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, वातावरण को प्रदूषित करने वाली? ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से एक से अधिक। तो देखते आप पहचान जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा ओजोन, ओजोन भी, ओजोन परत अलग चीज है और ओजोन जो गैस है ये अलग चीज है। तो ओजोन गैस भी वातावरण के लिए प्रदूषक है। ओजोन परत की बात नहीं की जा रही है, फिर से ध्यान दीजिएगा। ओजोन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर बी और सी दोनों ही सही माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई सही दिया गया है। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड एवं ओजोन वातावरण प्रदूषक गैस मानी जाती हैं। ये स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में तकलीफ यानी कि कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो विद्युत संयंत्रों एवं अन्य जो औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। भूस्तरीय ओजोन या क्षोभमंडलीय ओजोन एक द्वितीयक प्रदूषक है जो वाहनों, उद्योगों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करने से बनता है। अगला सवाल, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? अभी हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड, और ओजोन तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं। बाकी आर्गन प्रदूषक है नहीं, ना ही ऑक्सीजन है, तो हम फिर सल्फर डाइऑक्साइड को रहने देते हैं, ऑप्शन सी। आप देखिएगा ऐसे मुख्य तौर पर SO2 है यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है आमतौर पर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? देखिए, अम्ल वर्षा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपने नाम सुना होगा ऐसे तो। H2SO4 और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों के कारण दोनों ही अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं, लेकिन अगर अधिक की बात की जाए तो H2SO4 होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही माना जाएगा। आप देखिएगा, जो वातावरणीय प्रदूषण है, औद्योगिक निस्सृंतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप जो उत्पन्न कार्बन बोल रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 भी आप कह सकते हैं, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं। ये जो गैसें हैं ये वायुमंडल में पहुंचती हैं
और फिर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर दो प्रकार की मुख्य एसिड बनाती हैं। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और एक नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। और जब ये एसिड के साथ मिल करके जल पृथ्वी पर गिरता है तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं, क्योंकि उसमें अम्ल मिला होता है, तो उसको एसिड रेन कहा जाता है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है। हालांकि इसमें नाइट्रिक अम्ल भी रहता है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल का मात्रा नाइट्रिक अम्ल से अधिक होता है। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, लकड़ी से या कोयला से? अभी आपने देखा अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब देखिए, ये दोनों जहां से भी उत्पन्न हो जाएं उनको आपको सही मान लेना है। यहाँ पर यही बोला गया है, मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इनके उत्सर्जन होने से वर्षा जो होती है, अम्ल वर्षा, वो इन्हीं के उत्सर्जन से होती है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, ये मुख्य कारण है अम्ल वर्षा कराने का। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से भी होता है, पेट्रोल का इस्तेमाल करने से होता है। पेट्रोल से चलने वाली, डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं, उनके धुओं से ये निकलता है। ऊर्जा उत्पादन करने वाले जो संयंत्र होते हैं जिनमें कोयला का इस्तेमाल किया जाता है, उनसे भी होता है। इस प्रकार यहाँ पर एक से अधिक सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन में था नहीं, इसीलिए स्टार मार्क लगा है। अगला सवाल पूछा गया है, अम्ल वर्षा के घटक यानी अम्ल वर्षा में क्या क्या पाए जाते हैं? तो H2SO4 होता ही है, HNO3 भी होता है, इसीलिए ऑप्शन डी को चूज कर लेंगे। दोनों ही इसमें उपस्थित होते हैं। प्रश्न देखिए दोस्तों, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन, प्रोपेन, इथेन या फिर ब्यूटेन, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो दोस्तों, बायोगैस में मीथेन और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी अधिक मात्रा में रहता है, लेकिन दोनों में अधिक मात्रा देखी जाए तो मीथेन की होती है, CH4 की। इसकी मात्रा 50% से अधिक होती है, इससे अधिक होती है, 50 इवन 60% से भी अधिक होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। आप देखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न होने वाला गैस बायोगैस कहलाता है। बायोगैस के मुख्य संघटक में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसको गोबर गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस में मीथेन लगभग 50 से 75% तक पाई जाती है। अगला सवाल क्या है, कोयले का उपयोग होता है किसमें? जलाने में, खाने में, दीवार बनाने में या नाव बनाने में? तो कोई भी बता देगा दोस्तों, कोयला का इस्तेमाल उसको जलाने में किया जाता है, सबसे अधिक फ्यूल के तौर पर। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आप देखिए, कोयले का प्रयोग घरों और उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कोल गैस बनाने और कोक बनाने तथा भाप के द्वारा रेल इंजन को चलाने में भी किया जाता है। अगला सवाल जो है नेक्स्ट अपने पास, इसमें आप देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इससे प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है। क्यों? ऑप्शन है क्योंकि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर से पानी को निकालता है और निर्जलीकरण का कारक बनता है, या यह शरीर में प्रोटीन के जमाव का कारण बनता है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले शरीर में हीमोग्लोबिन का काम समझिए। हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों, यह शरीर में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, ऐसे समझो, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर उसको पूरे शरीर में उसको सर्कुलेट करता है, यानी कि ऑक्सीजन को शरीर के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम है हीमोग्लोबिन का। यह ऑक्सीजन का वाहक भी कहलाता है, और ऐसा तब होता है जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के संपर्क में आता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, ये ऑक्सीजन की अपेक्षा 6 गुना अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है हीमोग्लोबिन के साथ में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो यह हीमोग्लोबिन है और इसके पास आप ऑक्सीजन को भेजो और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड को भेजो, तो सबसे पहले तेजी से जाके कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ चिपक जाएगा और ऑक्सीजन को चिपकने का मौका ही नहीं मिलेगा, जगह ही नहीं बचेगा इसके लिए, आप ऐसे समझो।
तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ चिपक गया जिसका हमारे शरीर में कोई इस्तेमाल नहीं है और फिर यह ऑक्सीजन के बदले में कार्बन मोनोऑक्साइड को ही पूरे शरीर में सर्कुलेट कर देगा, जगह-जगह पहुँचा देगा। जहाँ ऑक्सीजन भेजना था, वहाँ हीमोग्लोबिन ने क्या किया, अब कार्बन मोनोऑक्साइड भेज दिया। तो ऐसे में होगा क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी शरीर में, साँस लेने में तकलीफ और ज़्यादा अगर समय तक ऐसा चलता रहा तो मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों हम इसमें ऑप्शन सी मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन बी को चूज़ करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर लेता है और ऑक्सीजन से संयोजन करने का समय फिर नहीं मिल पाता है या मौका ही नहीं मिलता है उसको। तो ऑप्शन बी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना बेहद खतरनाक साबित होगा क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर रक्त परिसंचरण को बाधित करती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो मोटर वाहन और भट्टियों में ईंधन के जलने से जो धुआं निकलता है उसमें मौजूद रहता है। अगला सवाल 17वीं बीपीएससी का है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? प्लास्टिक का निपटान। देखिए प्लास्टिक का निपटान कैसे वायु प्रदूषण का कारण होगा? निपटान का मतलब उसको निपटाना, यानी कि जो प्लास्टिक कचरा है उसको सही जगह पर ले जाना, उसका सही उपयोग करना, उसको इधर-उधर नहीं फेंकना। तो ये तो अच्छा बात हुआ, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। अगर जला दिया जाता तो प्रदूषण ज़रूर फैलता। जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई, देखिए वनों की कटाई भी कारण है लेकिन अब कीटनाशक का प्रयोग है, ये भी प्रदूषण का कारण है, लेकिन कीटनाशक का प्रयोग वायु को उस हद तक प्रदूषित नहीं करता जिस हद तक जीवाश्म ईंधन का जलना। क्योंकि जीवाश्म ईंधन या कोई भी चीज़ जब आप जलाते हो तो उससे जो धुआँ निकलता है वो सीधे तौर पर जाके वायुमंडल में, वायु में मिक्स हो जाता है। और धुएँ में आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो जाकर के वायु में घुल-मिल जाते हैं, फिर उसी वायु को जब आप साँस लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए वह हानिकारक होगा। तो इस प्रकार वायु को यह प्रदूषित कर सकता है। गैसीय वायु प्रदूषक आप देखिए इसमें कौन-कौन है? जीवाश्म ईंधन जैसे खनिज तेल, कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि के दहन से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO इत्यादि गैसें निकलती हैं। फिर सल्फर यानी कि गंधक युक्त जीवाश्म ईंधनों के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इत्यादि गैसें निकलती हैं और ये सभी गैसें वायु को प्रदूषित करती हैं। अगला सवाल है कनिकीय तत्व क्या है? देखिए कनिकीय तत्व नाम से स्पष्ट है कि ये कण के रूप में होगा या कण से बना होगा। तो ये पार्टिकल के रूप में होते हैं और यह वायुमंडल में फैले होते हैं, इसीलिए यह वायु के प्रदूषक कहलाएँगे, वायु प्रदूषक। ठीक है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आप देखिएगा पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणिकीय तत्व को कणिकीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों और तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, उसको खराब करता है और वायु को प्रदूषित करने वाला एक प्रमुख कारक होता है यह कणिकीय तत्व। अगला सवाल आपके पास सीडीपीओ का, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय का क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए ओजोन परत के बारे में आपने नाम सुना होगा। देखो अगर ये परत जो है इसको मान लो मैं बोल दूं कि यह ओजोन परत है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? यह वायुमंडलीय परत में से एक परत है, ओजोन परत जो पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है। सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती हैं जिसमें मुख्य रूप से अल्ट्रा वायलेट रेज है जिसको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। पराबैंगनी किरणें, तो ये जो विकिरण होती है ये जब सूर्य से निकलती है, ये विकिरण हमारे लिए यानी कि मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होती है। कई प्रकार के चर्म रोग इससे होते हैं, आँखों की बीमारी हो जाती है, कई प्रकार के एलर्जी इससे होती है। इसीलिए ज़्यादा अच्छा हो कि ये पृथ्वी तक आए ही नहीं और पृथ्वी तक ये नहीं आए इसी के लिए सहायता करता है इसमें ओज़ोन परत। ओज़ोन परत जो है दोस्तों, ओज़ोन लेयर, यह सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, उनको सोख लेता है, यानी कि ये जो विकिरण है, वो ओज़ोन के साथ में प्रतिक्रिया करके यहीं रह जाती है, उसको पार नहीं कर पाती है। लेकिन कई जगह अभी आशंका है और आपने किताबों में पढ़ा होगा कि ओज़ोन में छेद हो चुका है और वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज़ जो है, वो पृथ्वी तक पहुँच सकती है। तो अगर यह पृथ्वी तक पहुँची, तो ये सारी बीमारियाँ इससे हो सकती हैं। जैसे धूप से जलना, यानी कि सनबर्न, अधिक गर्मी का हो जाना और मोतियाबिंद,
त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना, ये सारी बीमारियाँ हो सकती हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ से। इसलिए हम ऑप्शन ए को चूज़ करेंगे, यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ओज़ोन अवक्षय से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो हैं, वो सीधे धरती से टकराएँगी, जिससे कई प्रकार की समस्याएँ और बीमारियाँ उत्पन्न होंगी, जिनमें प्रमुख है धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर यानी कि कैंसर और त्वचा का मुरझाना इत्यादि। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 40, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो कन्वेंशन ढांचा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, मैंने पहले पढ़ा रखा है इसी वीडियो में, स्टार्टिंग से आपने अगर देखा होगा, आपको ज़रूर पता होगा प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में CO2 का नाम ज़रूर आता है। CO2 के अलावे फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आपका CH4 यानी कि मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। और इनकी अधिकता से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस अगर पृथ्वी पर अधिक हो जाए तो इससे क्या होगा, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के का मुख्य काम क्या है, पृथ्वी से जो विकिरण पृथ्वी द्वारा वापस किया जाता है, उसको वो सोख लेती हैं, रोकती हैं और पृथ्वी पर उसके कारण गर्मी बढ़ती है। तो ग्रीन हाउस गैसें अगर अधिक हो जाएँ, अधिक मात्रा में इनका उत्सर्जन हो तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगेगी और पृथ्वी सामान्य से अधिक गर्म हो जाएगी, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की खतरा इससे उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कन्वेंशन ढांचा है, यह काम करता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के संबंध में। यानी कि इसका मुख्य काम है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कैसे ग्लोबल लेवल पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पे कम किया जा सके, उस पर यह बात करता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है दोस्तों। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने एवं ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता के स्थिरीकरण से संबंधित है। CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आता है, ये तो मैंने बता ही दिया। अगला सवाल है दोस्तों, 2023 में कॉप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? देखिए, कॉप से संबंधित बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए हैं और ये 70वीं बीपीएससी का प्रश्न है। हालांकि देखिए, जो 2023 की बात की जा रहा है, कॉप का 28वां जो सम्मेलन था उसी को 28 नाम दिया गया। ऐसे ही 29 फिर 2024 में आयोजित किया गया कॉप 29, और 2025 में आयोजित किया गया कौन सा, कॉप 30। तो अभी तक 28 भी पूछा जा चुका है, 29 भी पूछा जा चुका है, अब 29 के बाद 30 की बारी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2023 में इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के यानी कि UAE के दुबई शहर में किया गया था। तो दुबई में हुआ था, ये याद रखना है। और ये 70वीं बीपीएससी में आया था दोस्तों, देखिए 2024 में। और इवन इसके बाद भी बीपीएससी ने फिर 28, आपने देखा कॉप 28 पूछा गया, फिर कॉप 29 भी पूछा है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिएगा, कॉप 28 का आयोजन दोस्तों 30 नवंबर से 12 दिसंबर, हर एक साल वैसे कॉप का आयोजन जो होता है वो नवंबर से दिसंबर महीने के बीच में हो जाता है। तो 2023 में यह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया था। फिर 10 से 21 नवंबर 2025 तक कॉप 30 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। देखिए, कॉप क्या है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, यानी कि जो भी सदस्य देश हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, उनके प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं और जलवायु परिवर्तन पर बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन को कैसे सही किया जाए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को कैसे कम किया जाए। तो इन सभी चीज़ों पर, खासकर जलवायु को बचाने के और उसको और सही करने के ऊपर विचार किया जाता है। और कई सारे देश इसमें शामिल होते हैं और इसी सम्मेलन को जलवायु शिखर सम्मेलन कहा जाता है, जनरली कॉप नाम दिया जाता है। जैसे 30वां इसका सम्मेलन जो हुआ, वो कहाँ हुआ, ये 2025 में हुआ, तो ये लेटेस्ट है, याद रखिएगा। यह बेलेम शहर जो कि ब्राज़ील का है, तो ब्राज़ील के बेलेम में हुआ है। अब 28 और 30 के बीच में बचता है कॉप 29। कॉप 29 को भी याद रखिए, 29 जो हुआ, ये 2024 में हुआ और कहाँ हुआ, यह बाकू नामक शहर में हुआ था। बाकू है कहाँ पर, अज़रबैजान, अज़रबैजान।
बैजान। तो ये याद रखिएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, ये बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है। देखिए नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये कॉप ही है। ध्यान से आप देखिए, यहाँ भी वही था जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 नवंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? मैंने अभी बताया कि 2024 में इसका 29वां सम्मेलन बुलाया गया था कॉप का। तो कॉप 29 इसको नाम दिया गया और यह बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन सी इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए 11 से 22 नवंबर 2024 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कॉप 29 बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया और फिर 10 से 21 नवंबर 2025 तक कॉप 30 का आयोजन बेलेम ब्राजील में किया गया। आई होप कि ये भी आपको याद होगा। अगला सवाल है, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? दोस्तों लिस्बन घोषणा जो है ये महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। और अभी ये चूंकि करंट का क्वेश्चन है 2023 में भी आप देखिएगा तो लिस्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2024 में 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 150 से अधिक देश सामूहिक रूप से समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर सहमत हुए। यह घोषणा यानी कि लिस्बन घोषणा समाज के सभी क्षेत्रों, युवाओं, नागरिक समाज, व्यवसायों, वैज्ञानिक समुदाय और साहसिक प्रतिबद्धताओं के साथ खाद्य सुरक्षा, आजीविका और एक सुरक्षित ग्रह के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और उत्पादक महासागर की केंद्रीयता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। विदित हो कि सम्मेलन की सह मेजबानी पुर्तगाल और केन्या दोनों ने मिलकर के इस सम्मेलन की मेजबानी की थी। 100 से अधिक देशों ने प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल होकर वर्ष 2030 तक वैश्विक महासागरों के 30% की रक्षा करने का संकल्प लिया है और यह घोषणा लिस्बन घोषणा के अंतर्गत आता है, आपको पता होना चाहिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र यानी कि यूएनईए यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, इसका चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया ये बताना है। हालांकि ये 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है पेरिस फ्रांस या बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है, फिर उलान बातर मंगोलिया या नैरोबी केन्या। आप ये समझ लीजिए कि 2019 या उसके बाद यूएनईए यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो आयोजन होता है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में ही होता है, क्योंकि जो यूएनईए है यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो नैरोबी में है, केन्या नैरोबी में। इसीलिए इसका बैठक भी या इसका जो सत्र बुलाया जाता है वो वहीं बुलाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस हिसाब से सही है। आप देखिएगा 11 से 15 मार्च 2019 के मध्य संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन सत्र नैरोबी में आयोजित किया गया था। कोविड महामारी के कारण जो सदस्य देश थे वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 5वें सत्र, ये तो चौथा सत्र था यानी कि यूएनईए 4 था ये 2019 वाला। फिर 2020 में जब कोविड महामारी चल रहा था उस समय इसका 5वां सत्र यानी यूएनईए 5 होना चाहिए था। तो उस समय क्या किया गया, इसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो 5.1 नाम दिया गया और एक को यूएनईए 5.2 नाम दिया गया। 5.1 जो पहला भाग था यह फरवरी 2021 में नैरोबी में वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन इसका आयोजन किया गया। देखिएगा इसका दूसरा भाग यूएनईए 5.2 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 के बीच नैरोबी केन्या में ही आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी कि यूएनईए का 5वां सत्र 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 तक हाइब्रिड माध्यम द्वारा नैरोबी में आयोजित हुआ। यूएनईए 5 का मुख्य विषय क्या था? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति संबंधी कार्यों को और सशक्त बनाना। और फिर आप देखिएगा अब अंतिम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा अगर करंट पूछा जाए तो इसका 7वां सत्र का आयोजन किया गया। आप 2019 से जोड़ भी सकते हैं, 2020 में 5वां, फिर ऐसे ही 7वां इसका जो सत्र है वह 8 से 12 दिसंबर 2025 के मध्य केन्या
के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के मुख्यालय में आयोजित किया गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है, 1 मिनट। यस, अगर सब्सक्राइब आप अभी तक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो आप सभी ज़रूर अपने एक-एक कमेंट्स करके जाएँ। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, ये समझते हुए कि आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। कॉप 28 के बारे में पूछा गया है, कॉप 28 के बारे में कौन-सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। देखिए कॉप 28 का आयोजन 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक किया गया, बिल्कुल किया गया। आपको याद होगा मैंने बताया था कि 2025 में जो कॉप का आयोजन हुआ है यह कॉप 29 है, ठीक है। फिर और आयोजन कहाँ पर, सॉरी कॉप 30 है ये। आयोजन कहाँ पर हुआ है? बेलेम, ब्राज़ील में। और इससे पहले यानी कि 2024 में जो हुआ ये कौन-सा था एडिशन या कौन-सा सम्मेलन था? 1 मिनट। ये था कॉप 29। कहाँ आयोजित किया गया? अज़रबैजान में। मैंने बता ही दिया आपको। अज़रबैजान का जो शहर है बाकू, तो बाकू अज़रबैजान में। और 2023 में जो हुआ ये हुआ कॉप 28। तो ये 2023 वाला कॉप 28 था, ये तो सही है, हमें गलत बताना है। आयोजन स्थल बोला जा रहा है दोहा, कतर। ये गलत हो गया क्योंकि जो 28वां था कॉप, इसका आयोजन हमने पढ़ा था दोस्तों कि यह दुबई में आयोजित किया गया था, यूएई के दुबई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात जो है उसके दुबई शहर में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन बी ही गलत हो गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। आप देखिएगा कॉप 28, इसका आयोजन 30 नवंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 तक दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। इसमें हानि एवं क्षति कोष संचालन नीति का अनुमोदन किया गया था तथा सेंटियागो नेटवर्क के संचालन हेतु संस्थागत व्यवस्था को स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी गलत है। कॉप 30 का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल अब आपके सामने है जो कि 71वीं बीपीएससी का शुद्ध सवाल। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? देखिए बाकू अजरबैजान में 2024 में कॉप 29 का आयोजन किया गया था, अभी हमने पढ़ा। और जो कॉप है यही संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन भी आप कह सकते हैं। अब 2024 जो था इसमें किस बात पर सहमति बनी? 2030 तक वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगा देना, बिल्कुल भी नहीं। वैश्विक स्तर पर इतना आसान नहीं है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सके, वो भी इतने कम समय में। अगला है विकसित देशों से 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम $500 बिलियन देने की अपील, बिल्कुल नहीं। विकसित देशों से 2035 तक, देखिए लक्ष्य ही 2035 तक रखा गया है तो 2030 वाले ऐसे भी गलत हैं। 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई विकसित देशों से। और इससे पिछला जो निर्णय था उसमें $100 बिलियन देने की अपील की गई थी, लेकिन अभी इसको लगभग 3 गुना कर दिया गया है और $300 देने की अपील की गई है प्रति वर्ष। कम से कम $300 है, उससे कम नहीं। तो 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉप 29 बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया, जहां मुख्य रूप से जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस पर बातचीत हुई। और सम्मेलन के अंत में एक नया वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत विकासशील देशों के लिए पूर्व $100 अरब प्रति वर्ष वाले लक्ष्य को चेंज किया गया, जो कोपेनहेगन 2019 के सम्मेलन में निर्णय लिया गया था, 2009 के सम्मेलन में। इसको बढ़ाकर अब 2035 तक कम से कम 300 अरब यानी $300 बिलियन प्रति वर्ष करने पर सहमति बनी है। हाल दोस्तों, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, लुप्त प्राय प्रजाति या उपयुक्त में से एक से अधिक।
या इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, मैंने पहले आपको किसी क्वेश्चन में बताया था कि दुर्लभ प्रजाति क्या होता है, विलुप्त क्या होता है या लुप्तप्राय क्या होता है। लुप्तप्राय को संकटग्रस्त भी कहा जाता है, जिनकी संख्या तेजी से घट रही है, यानी कि जो संख्या है इनकी वह तेजी से कम हो रही है और ये खत्म होने के कगार पर हैं, यानी कि खत्म होने वाले हैं, भविष्य में, निकट भविष्य में ये खत्म हो सकते हैं। इनकी संख्या इतनी तेजी से घट रही है। और फिर है विलुप्त प्रजाति, यानी कि जो पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं, इनकी संख्या अब बची नहीं है, इनकी संख्या हो चुकी है 0। तो इन पर अब कोई बात ही नहीं किया जा सकता। इनकी प्रजाति का कोई भी सदस्य आज के समय में जीवित नहीं है, वो विलुप्त उनको माना जाता है, एक्सटिंक्ट। और लुप्तप्राय जिनको रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है, तो इनको इंडेंजर्ड बोलते हैं, दुर्लभ यानी कि रेयर, यानी कि जिनकी संख्या कम है, लेकिन इतनी तेजी से इनका संख्या नहीं घट रहा है कि ये निकट भविष्य में खत्म हो जाए। जो रेयर स्थान है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, वहाँ आज भी मौजूद हैं। तो ये दुर्लभ प्रजाति हो गए। अब हिमालयी भूरा भालू, जैसे ये हिमालय में केवल मिलेगा, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी केवल रेगिस्तान में मिलेगी। तो ये सब दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। बाकी चीजें मैंने लगभग समझा दी हैं। हिमालयी भूरे भालू या फिर एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी, ये सभी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। अगला सवाल अब आपके सामने है टीआरई 3 का। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है कहाँ से? दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, या लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, या सूर्य से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। शायद मैंने पहले समझाया था। अब चूंकि मैं एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें मैंने पहले ही आपको बता दी हैं। तो उसके लिए आप ज्यादा दिल पे नहीं लीजिए, बस समझिए। अब देखो, मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये पृथ्वी का सतह है, ठीक है। ये पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का परत है, और ये भी वायुमंडल का परत हो गया, मैंने ऊपर से बना दिया, मान लो। अब देखिए यहाँ पर मान लो ये सूर्य है, यानी कि सन, और ये सतह पृथ्वी की जहां पर हम लोग रहते हैं। अब एक बात समझना, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, वो सीधे आकर के पृथ्वी से टकराती हैं, पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं। अब सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये वायुमंडल को क्रॉस करके आ रही हैं, देखिए। लेकिन ये आने के क्रम में जब वायुमंडल को क्रॉस करती हैं, आपको पता है दुनिया में सबसे तेज स्पीड अभी सूर्य के प्रकाश की है। और इसकी स्पीड इतनी तेज होने का मतलब वायुमंडल में इनके पास इतना समय नहीं है कि वायुमंडल को यह गर्म करें। तो वायुमंडल उस समय, यानी जब सूर्य का प्रकाश लगातार आ रहा होता है, तो उतनी गर्मी नहीं अवशोषित कर पाता है सूर्य के प्रकाश से। अवशोषित करता है, लेकिन उस मात्रा में नहीं कर पाता है। अब ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आके टकराती हैं, तो पृथ्वी इनको अवशोषित करता है और पृथ्वी का सतह खुद गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जब ये अधिक गर्म होता है, तो ये भी विकिरण वैसे ही निकालता है अपने अंदर से। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश का कुछ हिस्सा ये अवशोषित कर लेता है, कुछ को परावर्तित कर देता है। तो जो विकिरण ऊष्मा के रूप में पृथ्वी की सतह वापस लौटाती है, उनको हम दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग कहते हैं। अगर वो नजदीक जा रही है तो लघु आप बोल सकते हैं, लघु पार्थिव विकिरण। देखिए, पार्थिव का मतलब पृथ्वी द्वारा छोड़े जाने वाला, और विकिरण तो विकिरण है, पृथ्वी द्वारा जो छोड़ा गया विकिरण है उसको पार्थिव विकिरण बोलते हैं। और ये जब वापस जाता है, तो अब पृथ्वी जब छोड़ता है इसको, तो इसमें उतना स्पीड और उतना क्षमता नहीं रहता है कि वायुमंडल को क्रॉस करके वापस से ये स्पेस में चला जाए, अंतरिक्ष में चला जाए। और ऐसा नहीं होने के कारण क्या होता है कि जब ये वायुमंडल में आता है, तो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो इसको सोख लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, और इसके कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है। यानी वायुमंडल अपनी अधिकांश जो गर्मी है, वह पृथ्वी द्वारा वापस भेजे गए जो पार्थिव विकिरण होता है, उससे प्राप्त करता है। ठीक है। और सोखने का काम करते हैं कौन? ग्रीन हाउस गैसें, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 यानी कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर इनकी मात्रा बढ़ गई, यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनका उत्सर्जन अधिक होने लगा, इनका मात्रा अगर बढ़ गया पृथ्वी पर, तो ऐसे में ये अधिक
जो विकिरण है उसको अवशोषित करेंगी और अधिक गर्मी बढ़ने लगेगी, और जब पृथ्वी की गर्मी आवश्यकता से अधिक बढ़ने लगेगी तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचने के लिए कहा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ज़रूर लाइक करके हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक ही वीडियो को मैं 2-2 बार रिकॉर्ड कर रहा हूं आप सभी के लिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही चीज़ें लिखी गई हैं। निम्न में कौन-सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय का मतलब जिसका नवीनीकरण किया जा सके, जिसको नया बनाया जा सके, और वो भी काफ़ी जल्दी। जिसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसको हम अनवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय, ठीक है? और कई बार इनको गैर नवीकरणीय भी कह सकते हैं, कहा जाता है। जैसे कोयला है, कोयला बनने में कई साल लग जाते हैं, लाखों वर्ष। आपने पढ़ा भी होगा 10th में कि धीरे-धीरे पहले कभी भूकंप आया या ऐसा कुछ हुआ तो पूरे पेड़-पौधे और सभी चीज़ें पृथ्वी के अंदर दब गई, काफ़ी दिनों तक दबी रही, लाखों वर्षों तक। फिर ऑक्सीकृत हुई, उसमें का जो नमी था, ऑक्सीजन था, वो सब बाहर निकला, उसके बाद धीरे-धीरे वो कोयला में परिवर्तित हुई। ऐसे ही नाभिकीय ईंधन है और पेट्रोलियम भी बनने का वही सारा प्रक्रिया है। इसीलिए ये सभी अनवीकरणीय में आती हैं। तो इसमें नवीकरणीय में आने वाला कोई नहीं है। नवीकरणीय में अब आप पूछेंगे कि कौन आ सकता है? जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये जल्दी ही बन जाता है। जैसे जल चक्र, जल यहाँ से उड़ा आकाश में गया, फिर आकाश से वापिस आ गया। आप बोलेंगे कि जल चक्र यानी ये नवीकरणीय है, तो जल संकट क्यों है? जल संकट पेयजल की है भाई, पेयजल, पीने वाले का, ठीक है? समुद्री जल का तक कोई कमी नहीं है, प्रशांत महासागर में चले जाइए आप, हाँ? जल ही जल है, ठीक है? लेकिन पीने वाले जल की कमी है। आप देखिए यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत यानी कि पुनः पूरित किए जा सकते हैं। इनमें कुछ असीमित भी हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर है, पवन ऊर्जा है इत्यादि। जबकि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार एक बार समाप्त होने के पश्चात उन्हें नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। सवाल देखिए दोस्तों, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? नवीकरणीय, जैविक, गैर नवीकरणीय या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, मैंने अभी बताया जिसको बनने में काफ़ी अधिक समय लगता है, वो सभी गैर नवीकरणीय है, और जीवाश्म ईंधन भी ऐसा ही एक ईंधन है जिसको बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, कई वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए यह गैर नवीकरणीय हुआ। जीवाश्म ईंधन निकट भविष्य में समाप्त होने वाले अर्थात गैर नवीकरणीय ईंधन है। इसके अंतर्गत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला इत्यादि आता है। अगला सवाल है दोस्तों, सूची 1 और 2 को मिलाना है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 इस प्रकार हैं। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, यानी कि पीएटी योजना, यह इनमें से किससे संबंधित है? हालाँकि यहाँ पर 4 हाँ, सूची में 4-4 लिस्ट है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। आपके पास इधर ऑप्शंस लिखे गए हैं कि प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, यानी पीएटी जो योजना है, ये इनमें से किससे संबंधित है? 2023-24 के केंद्रीय बजट में इसको पेश किया गया था, या ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है इसके तहत, या राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में इसे लॉन्च किया गया था, या फिर नवंबर 2021 में ग्लासगो में कॉप 26 में इसको लॉन्च किया गया था। आपको बता दें दोस्तों, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार जो योजना है, इसको मुख्यतः गहन उद्योगों में ऊर्जा उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के रूप में लाया गया था, इसीलिए इसको हमें दूसरा में मिलाना चाहिए। फिर ऐसे ही तटरेखा, आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल, यानी कि इसको मिस्ट्री नाम दिया गया था। ये जो पहल है दोस्तों, ये 2023-24 के केंद्रीय बजट में पहली बार पेश किया गया था, इसीलिए बी को हमें 1 में मिला देना चाहिए। और इसके अलावे तीसरा, पर्यावरण के लिए जीवन शैली जो लाइफ है, इसको कब लाया गया था? इसको दोस्तों कॉप 26 में, जो नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित किया गया था, उसमें इसको बताया गया था, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको दिया गया था। तो ये हम चौथा में मिलाएँगे। फिर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु जो है, ये कार्यक्रम
एनसीएपी जो प्रोग्राम है, यह राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में इसको लाया गया था, इसीलिए इसको हम थर्ड में मिला देंगे। आई होप कि अब आप इसको सही कर पाएँगे। आप देख सकते हैं ये 71वीं बीपीएससी का ही प्रश्न था। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, जो 71वीं बीपीएससी में पूछा गया। तो इस हिसाब से आप देख लेना इनमें से कौन-सा सही होगा। आई थिंक कि ए सही मिल रहा है, क्योंकि सी को हमने चौथे में मिलाया था और ऐसा एक ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। आप देखिए, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार यानी पीएटी योजना का प्रारंभ वर्ष 2012 में ही किया गया था। इसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा के गहन क्षेत्रों में नामित उपभोक्ताओं यानी कि डेजिग्नेटेड जो कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत अर्थात प्रति इकाई उत्पादन ऊर्जा उपयोग को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैनग्रोव पहल को सबसे पहले केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तुत किया गया। इस पहल का प्रारंभ 5 जून 2023 को किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य था मैनग्रोव को एक अद्वितीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पुनर्स्थापित करना और बढ़ावा देना तथा तटीय आवासों की स्थिरता को संरक्षित और संवर्धित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब आगे देखिएगा दोस्तों, 1 नवंबर 2021 इस दिन को ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है, यहाँ COP26 का सम्मेलन हुआ था। इसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ, ये उस समय करंट अफेयर में भी काफी फेमस क्वेश्चन हुआ करता था, लाइफ पहल की अवधारणा प्रस्तुत की। और जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि एनसीएपी का प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 130 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? यानी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें जो पक्षियों की अधिक प्रजातियां हैं वो कौन से प्रकार के जंगल में निवास करती हैं? ऑप्शन है चीर के जंगल में, बांज के जंगल में, उपयुक्त में से कोई नहीं, झाड़ियों के जंगल में, या इनमें एक से अधिक। आपको बता दूं दोस्तों, चीर का जंगल जो है इसमें सबसे अधिक पक्षियों की प्रजातियां देखी गई हैं। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्रजातियां हैं, जो पक्षियों की प्रजातियां हैं, वो अधिक से अधिक दिखती हैं कहाँ पर? चीर के जंगल में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब। देख सकते हैं दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां चीर के जंगल में निवास करती हैं। भारत में 26 गणों और 114 परिवारों के अंतर्गत पक्षियों की कुल 1358 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला सवाल 67वीं यूपीएससी का, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं। क्यों ऐसा सलाह दिया जाता है? ऑक्सीजन की कम मात्रा को पेड़ उस समय मुक्त करते हैं, या रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, पेड़ पौधे या कोई भी जीव जंतु अगर आप ले लो, जब वो श्वसन की क्रिया करता है, कोई भी जीव, तो श्वसन की क्रिया के पश्चात वह छोड़ता क्या है, यानी उत्सर्जित क्या करता है? वह उत्सर्जित करता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रहण क्या करता है? वह ग्रहण करता है वह ऑक्सीजन यानी कि O2। तो चाहे पेड़ पौधे हों या फिर आम मनुष्य या कोई और भी जीव, रात के समय श्वसन करने के टाइम पर सभी लोग, या श्वसन की क्रिया में सभी लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब बात करें पेड़ पौधों की, तो दिन में जब प्रकाश रहता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, आपने जरूर पढ़ा होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है और वापस छोड़ा जाता है ऑक्सीजन, जिसको हम अपने श्वसन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दिन में तो पौधों के पास ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए पौधों के पास उठना बैठना सोना जो करना है दिन में आपके लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन रात के समय में चूंकि सूर्य का प्रकाश अवेलेबल नहीं रहता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है और केवल श्वसन की क्रिया उस समय पौधे भी कर रहे होते हैं। और श्वसन की क्रिया में वो हम लोग के जैसे ही उस समय
ऑक्सीजन को लेते हैं और उत्सर्जित करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि रात में भी पौधों के पास सोएं और ऑक्सीजन ग्रहण करें, तो ये गलत बात है, क्योंकि रात में पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं आपकी तरह, और इसीलिए पौधों के आसपास के एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और वहां अगर आप सोते हैं तो आपके लिए सांस लेने में समस्या हो सकती है। तो ऑप्शन सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो मुक्त करते हैं, इसीलिए कोई भूत प्रेत का डर नहीं है, और मेरे कहने से नहीं किसी भूतिए इलाके में चले जाना है, ठीक है? दिन के सूर्य के दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में ठीक इसके विपरीत वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस प्रकार रात में पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाती है और घुटन महसूस होती है, इसीलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम नहीं है, या फिर मैग्नीशियम नहीं है, कार्बन नहीं है, या हाइड्रोजन नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्लोरोफिल क्या होता है? आपने जरूर सुना होगा, क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहा जाता है, पर्णहरित, ठीक है? ये पौधे के जो हरे हिस्से होते हैं, जैसे पत्तियां हो गई, हरी पत्तियों में ये उपस्थित रहता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में, यानी भोजन तैयार करने में काफ़ी हेल्प करता है यह, और क्लोरोफिल अगर नहीं रहे तो समझिए कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा आम तौर पर। तो इसीलिए क्लोरोफिल तो पौधों के लिए और पत्तियों के लिए काफ़ी आवश्यक चीज़ है। लेकिन अब क्लोरोफिल में इनमें से कौन-सा नहीं पाया जाता है? उसमें देखिए मैग्नीशियम होता ही है, कार्बन होता ही है, हाइड्रोजन होता ही है, कैल्शियम जो है वो उसमें नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। आप देखिएगा, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है, यानी पत्ते, पेड़ पौधों के पत्ते जो होते हैं वो हरे क्यों दिखते हैं, ये आपने कई बार जरूर पढ़ा होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। अगला सवाल है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम सही उत्तर है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरा प्रकाश संश्लेषण वर्णक यानी पिगमेंट है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है, ठीक है? यानी प्रकाश संश्लेषण शुरू करता है कौन? क्लोरोफिल। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन सी है? राष्ट्रीय स्तनी का मतलब राष्ट्रीय पशु जो स्तनी है, स्तनधारी है, मैमल है, ये बाघ है, ये तो आप सभी को पता होगा। मयूर यानी मोर जो है ये राष्ट्रीय पक्षी है। गाय और सिंह कुछ नहीं है फिलहाल तो। सिंह जंगल का राजा है, गाय हमारी माता है, और बाकी इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये सामान्य ज्ञान है जो जीके में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन लोग पूछते रहते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखिए, पैंथेरा टाइग्रिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस है। ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम। यह एक स्तनधारी पशु है, इसीलिए विकल्प डी को सही माना गया है। और बाघों की घटती जनसंख्या के दृष्टिगत उनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार अगर आप देखिएगा तो भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। अगला सवाल है, ग्रीन पीस यानी ग्रीन शांति क्या है? देखिए, हरित शांति, हरित क्रांति भी आपने सुना होगा, हरित क्रांति अलग चीज है, यहाँ हरित शांति की बात की जा रही है। हरित शांति क्या है? एक कृषि संबंधित संस्था या एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना या पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण समर्थकों यानी पर्यावरण का भला चाहने वाले जो लोग हैं, पर्यावरण के बारे में जो सोचने वाले लोग हैं, उसको बचाने के लिए प्रयास करने वाले जो लोग हैं, उनका एक समूह है, संगठन है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। इसको ग्रीन पीस नाम दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का समूह है, जिसकी स्थापना 1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु अस्त्र परीक्षण के विरोध करने के लिए किया गया था। ग्रीन पीस का मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है।
अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार कितना होता है? भारतीय हाथी जो होता है दोस्तों, उसका वजन अगर वयस्क होने की स्थिति में देखिएगा तो लगभग 5000 केजी माना जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार 3000 से 5000 किलोग्राम तक उसके साइज के अनुसार हो सकता है। अब तक का सबसे अधिक वजन का जो हाथी है वो अफ्रीकी सवाना हाथी है, जिसका भार लगभग 24,000 पाउंड यानी कि लगभग 10,886 केजी मापा गया है। एक वयस्क भारतीय हाथी प्रतिदिन 250 से 300 किलोग्राम तक चारा खा जाता है, समझिए। यानी कि अगर चावल खिलाइएगा तो 250 किलो से 300 किलो एक दिन में चावल एक हाथी, भारतीय हाथी की बात की जा रही है, खा सकती है, खा सकता है या खा सकती है, जो भी है, लेकिन खा जाएगा इतना। तो इसीलिए लोग कहते हैं गाँव में काफ़ी कहावत चलती है कि हाथी को खरीदना बड़ी बात नहीं है, बल्कि हाथी को पालना, उसको प्रतिदिन खिलाना बड़ी बात है। ठीक है ना? तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी काम करता है कि अधिक बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है। उनको कंट्रोल करना, खिलाना-पिलाना, उनका पालन-पोषण करना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मानी जाती है। तो अगला सवाल है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन-सा है? उड्डयनहीन का मतलब जो उड़ नहीं सके, नहीं उड़ने वाला, ठीक है? नहीं उड़ने वाला, जो उड़ने में असमर्थ हो। शुतुरमुर्ग है या एल्बेट्रॉस है या कीवी है या उपयुक्त में से कोई नहीं। कीवी से संबंधित देश कौन-सा है? कीवियों का देश आपने कई बार सुना होगा न्यूजीलैंड को। क्रिकेट में आपने ज़रूर सुना होगा न्यूजीलैंड की टीम को कीवी कहते हुए। तो कीवी जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है और यह दौड़ती तो बहुत तेज़ है लेकिन उड़ती नहीं है यह। क्योंकि बड़े पंख इसके पास नहीं होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करके कीवी की तस्वीर देखोगे तो कोई बड़ा पंख इसके पास नहीं होता है जिसके ज़रिए ये उड़ सके। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला कीवी पक्षी उड़ नहीं सकता, परंतु बहुत तेज दौड़ता है। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? देखिए दोस्तों, गिद्धों को भी अब लुप्तप्राय कैटेगरी में रखा गया है। लुप्तप्राय, लुप्तप्राय मैंने बताया था, लुप्तप्राय का मतलब जो विलुप्त होने वाले हैं, खत्म होने के कगार पर हैं। खत्म होने वाले, यानी संख्या काफ़ी कम बची हुई है, तेज़ी से संख्या घट रही है। पहले गाँवों में भी काफ़ी गिद्ध देखने को मिलते हैं, लेकिन आज के समय में मुझे लगता है कि पिछले 5-7 सालों में शायद या 10 साल भी अगर मैं बोलूँ तो कम है, गाँव में भी कहीं गिद्ध देखने को मिला नहीं है। शहर की तो बात छोड़ ही दो। तो निश्चित तौर पर ये लुप्तप्राय कैटेगरी में इनको शामिल कर दिया गया है और इसीलिए इनकी संख्या को बचाने के लिए, इनकी प्रजाति को बचाने के लिए भारत सरकार ने भी आई थिंक योजना कोई निकाला था। लेकिन राज्यों में बात कीजिएगा तो तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले गिद्धों के संरक्षण में कोई राज्य स्तरीय योजना या फिर समिति का गठन किया। अब यहाँ पर देखिएगा, एक रिपोर्ट के अनुसार 1993 से 2003 के बीच गिद्धों की आबादी में लगभग 96% की कमी आई है। आप देखिए 96% बहुत अधिक है। इसका मतलब कि अगर 1993 में 100 गिद्ध थे तो भारत में 2003 तक केवल और केवल 4 गिद्ध बचे, 96 गायब हो गए। केंद्र सरकार ने गिद्धों के संरक्षण हेतु 2 कार्य योजनाएं संचालित करने का निर्णय लिया। पहला 2006 में लाया गया, दूसरा 2020 से 25 के बीच लाया गया। और इस राष्ट्रव्यापी कार्य योजना में महत्वपूर्ण कार्य बिंदुओं में से एक गिद्धों की गंभीर रूप से लुप्तप्राय आबादी को बचाने हेतु राज्य स्तरीय समितियों का गठन शामिल है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए तमिलनाडु राज्य ने गिद्धों के प्रभावी संरक्षण हेतु एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए वर्ष 2022 में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया था। अगला सवाल है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा या बिहार या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आपको बता दें दोस्तों, भारत में पहली डॉल्फिन वेधशाला जो है यह भागलपुर जिले में बनाई जा रही है और भागलपुर जिला जो है यह बिहार का जिला है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। डॉल्फिन वेधशाला क्या है? वेधशाला जहाँ शोधकर्ता रहते हैं, डॉल्फिन के ऊपर खोजबीन करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, इनकी संख्या कैसी बढ़ाई जाए इस पर विचार करेंगे। ठीक है?
तो वेधशाला वही होता है, ऑब्जर्वेटरी आप कह सकते हैं, और ये बिहार में बनाई जा रही है, बिहार के भागलपुर जिले में। तो ऑप्शन सी सही है। और 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बिहार में बनाई जा रही है, भागलपुर जिले में। अगला सवाल आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? आर्कटिका एम, आर्कटिक की निगरानी के लिए ये लॉन्च किया है दोस्तों रूस ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखिएगा, फरवरी 2021 में ही आर्कटिका की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए रूस ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम प्रक्षेपित किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है दोस्तों? जो भी बीच होते हैं, बीचेज यानी कि समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा जहां पर लोग रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, खासकर इनको टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। तो ये जो स्थान है, जो भी बीचेज होती हैं दोस्तों, जो काफी अधिक साफ सुथरा होती हैं, इसके अलावे साफ सुथरा, तो सुथरा लगता है गलत लिख दिया हमने। वैसे आप सही समझ जाते हैं मैं गलत भी लिखूं तो, ये आपकी एक अच्छी आदत है। तो साफ सुथरा हो, पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा हो, पर्यावरण की दृष्टि से वह काफी अच्छा हो, पर्यावरण के लिए फायदेमंद हो, और इसके अलावा किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैला रहा हो, कोई भी पोल्यूशन नहीं कर रहा हो वह, तो ऐसे जो समुद्र तट हैं उनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है ये सर्टिफिकेशन? FEE फी के द्वारा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोला जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। फाउंडेशन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। एजुकेशन, ठीक है, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है तो आप स्पेलिंग वगैरह समझ लेना। तो आई थिंक कि आप समझ ही रहे हैं कि कौन सी संस्था है जो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट देती है। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए वो संस्था नहीं आती है, बल्कि देश के द्वारा संस्था बनाई गई है, उनके द्वारा अनुशंसा भेजा जाता है वहां पर, यानी कि इसको बनाया जा सकता है ऐसा लिख के, फिर वो लोग अपना जांच पड़ताल करके और उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देते हैं। तो 2020 की अगर आप बात कीजिएगा तो उस समय तक, हालांकि अनुशंसा की बात किया जा रहा है, तो उस समय 8 ऐसे बीचेज थे जिनकी अनुशंसा की गई थी भारत के द्वारा। लेकिन वर्तमान में, यानी कि अब तो 2026 आ गया है, तो 2026 के समय में आपसे अगर पूछ ले प्रश्न कि कितने ऐसे बीचेज हैं जिनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट प्राप्त है भारत में, तो ऐसे टोटल 18 ऐसे बीचेज हैं जिनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन प्राप्त है। तो इस प्रकार सही उत्तर तो 8 था उस समय, लेकिन आज के डेट में 18 हो जाएगा। आप देखिएगा, प्रश्न काल के दौरान 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया था। वर्तमान में भारत के कुल 18 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त है। इनके नाम इस प्रकार हैं: शिवराजपुर जो कि गुजरात में है, घोघला दीव में, और श्रीवर्धन, नगांव, पर्णका, गुहागर, लदघर ये सभी महाराष्ट्र में है, गोल्डन उड़ीसा में, कासरकोड, पादुबिद्री ये कर्नाटक में, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में, राधानगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कोवलम तमिलनाडु, ईडन पुदुचेरी, मिनिकॉय थुंडी और कदमत ये लक्षद्वीप में, और कप्पार चाल ये दोनों केरल में। अगला सवाल आपके पास है, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए, समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, एक तो वन अनुसंधान केंद्र नॉर्मल अलग होता है, और समशीतोष्ण अगर वन अनुसंधान केंद्र पूछे तो ये अलग हुआ। समशीतोष्ण जो वन अनुसंधान केंद्र है, ये भारत का जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। बाकी वन से संबंधित एक अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है, उसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि आप जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे। इसके साथ एक और मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं, भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक वनावरण है? एक तो आपको बताना है क्षेत्रफल के हिसाब से, और एक प्रतिशतता के हिसाब से, दोनों में ही आंसर अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ देख भी सकते हैं, हालांकि यह 71वीं बीपीएससी प्री का ही सवाल था, अच्छा सवाल था। भारत में समशीतोष्ण यानी टेम्परेट वनों पर अनुसंधान के लिए
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE के अधीन समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र या फिर हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, यह शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। ऑप्शन है बंगलौर, देहरादून, छोटा नागपुर या फिर नागपुर। सही उत्तर है दोस्तों नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र का प्रमुख, आपने ऑरेंज के बारे में सुना होगा, नागपुरी या नागपुरिया लोग बोलता है, ठीक है। तो नागपुर जो है यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का नाम है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से दोस्तों कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और इसके अलावे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और सभी लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमेंट्स जरूर किया कीजिए। तो आपसे पूछा गया था घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, या मुरैना मध्य प्रदेश में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में आपने रिपोर्ट देखा होगा, हालांकि ये 2024 का ही प्रश्न है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं कहा जाएगा, लेकिन घड़ियालों की संख्या काफी घट रही है। और जैसे मैंने गिद्धों के बारे में बताया, वैसे घड़ियाल भी नहीं देखने को मिलते हैं। हालांकि आमतौर पर गांव घर में अगर ढूंढिएगा तो घड़ियाल नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे हमारे पड़ोसी देश है, मान लो भूटान है या पाकिस्तान ही ले लो, इन सभी देशों से घड़ियाल खत्म हो चुके हैं। घड़ियाल है ही नहीं, आप समझिए तो यहाँ रेड लिस्ट में ये चले गए। रेड लिस्ट के बाद विलुप्त हो जाना है, यानी कि ये एक्सटिंक्ट में अब माने जाएंगे, विलुप्त हो चुके हैं, इनका संख्या अब 0 हो गया है। लेकिन भारत में अभी भी बचे हुए हैं, इसीलिए भारत का अब जिम्मेदारी है कि इसको बचाया जाए, इसकी प्रजाति को बचाया जाए। भारत का ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई भी चाहे जीव हो, उसकी प्रजाति पूरी खत्म नहीं हो। प्रजाति को बचाना बहुत ही अच्छा काम है। वैसे भी प्रकृति ने जिस भी जीव का निर्माण किया है, निश्चित तौर पर वह प्रकृति में सहायक होता है और पर्यावरण का एक प्रमुख घटक होता है। पर्यावरण को किसी न किसी रूप से वह बनाए रखता है। इसीलिए सभी प्रजातियों को बचाकर रखना, चूंकि मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसीलिए मानव का काम है कि सभी प्रजातियों को बचाकर रखे। तो इसमें जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है दोस्तों, यह मुरैना मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन बी सही है। आप देखिए घड़ियालों को भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार में विलुप्त घोषित कर दिया गया है, यानी नंबर अब 0 है यहाँ घड़ियालों की। भारत और नेपाल उनके पुनर्वास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं अभी। ऐसे ही प्रयत्नों में से एक है मुरैना मध्य प्रदेश के पास देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना। अब अगला और आखिरी सवाल इस वीडियो का और इस टॉपिक का भी, यानी कि इस सब्जेक्ट का, जो पर्यावरण सब्जेक्ट है उसका। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है? द्वितीय विश्व युद्ध के अंत दिवस से, यानी कि इस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था, इसलिए इस दिन को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के प्रतिबंध से? बिल्कुल नहीं। वातावरण से संबंधित जन जागरूकता, ये सही हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, क्योंकि दो दो तो ऐसे ही गलत हो चुके हैं, और ये भी नहीं होगा। वातावरण से संबंधित जन जागरूकता, यानी कि वातावरण के बारे में लोगों में, जनता में जागरूकता फैलाया जाए, ये इससे रिलेटेड है। और इसी के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ताकि वायुमंडल के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस दुनिया भर में वातावरण से संबंधित जन जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन ने वर्ष 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी।
22 अप्रैल 2025 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लेनेट थी। तो ये याद रखना है। 2025 का 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था याद रख सकते हैं, हमारी पृथ्वी हमारा ग्रह। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। लाइक और कमेंट जरूर करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।